Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCIL एग्जाम के लिए जो आपका जनरल साइंस का पर्टिकुलर सेक्शन है और अभी हम यहाँ पे सेल पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपकी 26th क्लास है आज की। इससे पहले अगर आपने 1 to 25 क्लासेस नहीं करी हैं जाके कर लेना। 7 सेट आपके RRB जेई वाले मैंने सॉल्व करवाए हैं, वो भी जाके कर लेना एक बार। फिर आते हैं आज के सेशन पे। क्लास नंबर 26 है, शुरू करते हैं। ठीक है, हमने कल सेल मेम्ब्रेन तक देख लिया था, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, नाउ अब हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कल सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताई। अब एक्चुअली में होता क्या है ना कि सेल मेम्ब्रेन जो है आपकी एक मोजाइक पैटर्न पे चलती है, यानी कि इसके बीच में आप देख रहे हो जैसे कि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये एक्चुअली में आपकी इस पैटर्न पे जो है बनी होती है। और इस पैटर्न का मतलब क्या है, इसको एक नाम दिया गया। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, क्योंकि ये जो मॉडल है ना, ये एक मॉडल पे बेस्ड है, यानी कि इसके लिए एक मॉडल दिया गया था जिसे बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं, और यही इसका नाम है। ठीक है, और ये किसने दिया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, उसको लेकर के कौन सा मॉडल यहाँ पे प्रपोज किया गया था, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर के कौन से मॉडल के थ्रू बताया गया था। तो ये बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, किसने बताया था, सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, दोनों के नाम। और ईयर था आपका 1972। क्लियर है, कौन से ईयर में बताया था, 1972। अब इसमें आपका ये जो सब लिखा है ना कि ये कोलेस्ट्रॉल है, इसमें से आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहली बात कि ये जो आप देख पा रहे हो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये दो चीजें होती हैं सब आपकी 25%। ठीक है, यही दोनों मिला करके आपका मतलब ये जो बाकी के ग्लूकोप्रोटीन वगैरह प्रोटीन सारे हैं जो भी, ये सब मिला करके आपका बनाते हैं 25%। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनी हुई है, यानी कि फॉस्फोलिपिड लेयर्स यहाँ पे बनी हुई है। ये जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, ये 75% होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, तो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, हिंदी में भी इनको फॉस्फोलिपिड ही बोलते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की हिंदी भी फॉस्फोलिपिड होती है, तो ये बात है। नाउ सेल मेम्ब्रेन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद है कि सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, पहला आपका जो सेल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, क्या है ये सारी की सारी आपकी एक सेल की, सेल मेम्ब्रेन की नहीं सॉरी, आपकी जो सेल है ना उस सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी क्या है, कोशिकांग है। ठीक है ना, अब हम इन्हीं सभी कोशिकांग को एक एक करके पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपका अब क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। थर्ड नंबर पे क्या आता है, साइटोप्लाज्म आता है। फिर हम साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, राइट। तो अब ये फिगर आप देख पा रहे होगे, ये मैंने थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाइड इसका वर्जन निकाला हुआ है। ये आपका माइक्रोस्कोप में जो दिखेगा वो आपको ऐसा ही दिखेगा। ये बेसिकली क्या है, इसके आसपास जो आप ये देख रहे हो ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके रेटिकुलम्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ईआर इसको बोल दो। अभी ईआर पे हम आगे जाएंगे, फिलहाल हमें न्यूक्लियस की बात करनी है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्लियर है, और इस न्यूक्लियस के बीच में ये जो बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये होता है, बोलो फटाफट से क्या होगा, कल भी मैंने बताया था। तो ये होता है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो इसको एक बार नोट डाउन करना। देन यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है, ये भाई ये जो आपका ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा पड़ा हुआ है, ये क्या होता है, ये होता है क्रोमैटिन। ठीक है, क्या होता है, ये आपका क्रोमैटिन होता है। क्लियर है, देन यहाँ पर आप देख रहे हो इसके आसपास एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल देते हैं इस लेयर को हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको मैं आपका एनएम लिख देता हूँ शॉर्ट में, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके का आपका न्यूक्लियस होता है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं न्यूक्लियस के, तो ऐसा होता है वो। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ कहाँ क्या चीजें हैं। आपने देखा ये न्यूक्लियस जो है वो इस तरीके का दिखेगा अगर हम इसे 1D में बनाए। ये आपका एक्चुअली में फिगर जो है ये 2D का है। ठीक है, अब इस फिगर को हमने जब ऐसा बनाया तो ये जो है ना आपका, ये तो ये क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है ये। और इसके ऊपर जो आप ये रेड कलर के ग्रेन्यूल्स देख रहे हो ना, ये सभी जो ग्रेन्यूल्स हैं ये है राइबोसोम। ठीक है, क्या है ये आपके राइबोसोम्स हैं।
क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, हिंदी में भी अभी मैं आपको बताता जाऊंगा, डोंट वरी अगर नहीं आया है तो। अच्छा, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसी को हम बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर एनवेलप। तो यही आपका न्यूक्लियर एनवेलप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बीच में जो लिक्विड भरा रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल, अगर आप किसी पूरी की पूरी सेल को देखोगे, ठीक है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो लिक्विड भरा रहता है, इस सेल के अंदर क्या भरा रहता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है? सेल के अंदर का जो लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पे इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है? याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। देन इसके अंदर ये जो आप ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है? आपका क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन के बारे में अभी बात करेंगे। ये आपका क्रोमेटिन होता क्या है? तो ये आपकी जो प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है ये आपका। देन न्यूक्लियोलस ये हो गया। न्यूक्लियोलस में क्या होता है फटाफट से बताओ? न्यूक्लियोलस में जो आपका राइबोसोम है ना, ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्या होता है? राइबोसोम प्रोड्यूस होता है। देन ये सब हो गया। अब अगर मैं आपसे न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। तो याद रखना, न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है। और न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। कौन से ईयर में किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किया था इन्होंने, ठीक है? किसमें? 1831 में। तो इसको आप एक बार नोट डाउन करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं यार, देखो यहाँ पर ये बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया बाहर क्या है? पूरा साइटोप्लाज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म साइटोसोल के अंदर यहाँ पे इसको कौन डिवाइड कर रहा है? यानी कि बाहर आपका साइटोप्लाज्म, अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको डिवाइड कौन कर रहा है? ये आपका न्यूक्लियर एनवेलोप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रही है, ठीक है? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ना, ये देख रहे हो छोटे छोटे से होल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? यहाँ से आपका राइबोसोम वगैरह जो भी बना वो बाहर निकलता है, या फिर आपका जो अननेसेसरी आपकी पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? अननेसेसरी जो आपका मैटर यहाँ पे बन रहा होता है। क्लियर हुई ये वाली चीज? तो अब यहाँ पर ये जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म का एक और नाम होता है, नोट डाउन करना। क्या नाम होता है? कैरियोप्लाज्म होता है, ठीक है? कैरियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम? कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं। किसको? न्यूक्लियोप्लाज्म को। क्लियर है ये वाली चीज? एक बार आप नोट डाउन कर लेना। नाउ अच्छा, ये जो आपका न्यूक्लियोलस होता है ना, ये न्यूक्लियोलस, इसको हम एक नाम से और जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर बेसिकली आपका सीधा सीधा राइबोसोम नहीं बनता। अच्छा ये देखना, यहाँ पर आपका ये ना आरएनए बनता है। यहाँ पर इसका मेन काम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड बनाना, यानी कि आरएनए का मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है? तो अगर आपको कहीं कहीं एक्चुअली में ये ऑप्शंस में दे रखा होता है, रेलवे के ही कुछ एग्जाम में इन्होंने ऑप्शन में दे दिया राइबोसोम और उसको राइट आंसर माना है। और बेसिकली अगर हम एक्चुअल वर्क की बात करें तो ये आरएनए को बनाता है, ठीक है? आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? तो क्लियर हो गया? ये आपको थोड़ा सा ऑप्शन से जाना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आपके सामने ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, 4 ऑप्शन होते हैं। और ये जो 4 ऑप्शन कभी भी दिए जाते हैं ना, आपको मैं एक यार बताता हूँ ये चीज, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि यार ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि आपको इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, ठीक है? आपके सामने जो गिवन ऑप्शन है उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब है इन चारों में से जो सबसे ज्यादा सुटेबल हो, मोस्ट सुटेबल निकल के आ रहा हो ना आंसर, वो टिक करना है। आपको एक्स्ट्रा कोई भी ज्ञान हो उसका फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन चारों में से एक आंसर होगा, तो उसमें जो सबसे करीब आंसर जा रहा हो ना, वो आपको टिक करना ही होता है, ठीक है? ये चीज होती है। तो ऑप्शन से हमेशा ये चीज याद रखो, आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं एग्जाम में। क्लियर है? अगर थ्योरी वाला एग्जाम होता तो बात अलग, लेकिन जब 4 ऑप्शन होते हैं ना आगे, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है? तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलो अब यहाँ पे हम यार आते हैं, हमने यहाँ पे समझ लिया न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है? तो प्रोटीन होता है और इसमें न्यूक्लिक एसिड मेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है? क्या होता है इसमें? आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है मेनली न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया। और ये जो, अच्छा एक चीज और देखना, ये जो आपका न्यूक्लियर एनवेलोप आ रहा है, इसी से जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख रहे हो ना? यही तो है आपका, ये है जो है, ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी से आपका ये जुड़ता चला जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? तो ये चीज हो गई। फिर हम अंदर आए तो हमने देखा यहाँ पे ये पोर्स वगैरह हैं, और यहाँ पे अंदर आए न्यूक्लियोप्लाज्म मिल गया।
देन हमें न्यूक्लियोलस मिल गया, न्यूक्लियोलस में आपका यहाँ पे आरएनए वगैरह बन रहा है और ये आरएनए होता है। देन ये हमने देखा ठीक ठाक है, बढ़िया मामला। फिर हमने देखा यार ये जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये क्रोमैटिन जो है वो क्या होता है। एक बार क्रोमैटिन को समझते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और सेल डिवीजन के टाइम क्या होता है ना, ये जो क्रोमैटिन है यही आपका क्रोमोसोम बना देता है। तो देखो अपना क्रोमैटिन में क्या है, इस क्रोमैटिन के अंदर ना आपका क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए और प्रोटीन। अब बेसिकली ये जो क्रोमैटिन है वही आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। जो क्रोमैटिन है वही आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो होता क्या है कि इसमें आपका डीएनए प्लस का प्रोटीन्स रहते हैं। नाउ ये जो क्रोमैटिन है ये काफी ज्यादा आपका क्या होता है, जब ये देखो होता क्या है, जब सेल डिवीजन होने लगता है ना, जब हमारी सेल का क्या होता है, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के टाइम क्या करता है, ये क्रोमैटिन बहुत ज्यादा आपका श्रिंक हो जाता है, ठीक है। क्या करता है, श्रिंक हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है और कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो इस कंप्रेशन से क्या होता है, जब ये कंप्रेस हुआ तो ये आपका कई सारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा एक ऑब्जर्व करना। ये जो क्रोमैटिन है ये आपका पूरा आपका ऐसा एक साथ मिला पड़ा है, ठीक है। मिला पड़ा है कि नहीं, पूरा ऐसा देखो इधर उधर उधर इधर पूरा पड़ा होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है ना, तो ये बहुत ज्यादा श्रिंक होके कंप्रेस होके क्या करता है, कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे थिक टाइप के क्रोमोसोम्स बना लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। किस टाइप के बना लेता है, अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको थ्रेड लाइक ये पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आएगा ना तो ये कैसा बन जाएगा आपको मैं दिखाता हूँ। देखो इस टाइप का आपका ये बन जाएगा। अरे ऊपर वाला ये थोड़ा छोटा रह गया, देखो ये आपका इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप का जैसे ही बनता है, अब देखो सेल डिवीजन के टाइम क्या होगा, जैसे ये इस फॉर्म में आया, देखो पहले क्या था, क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन था। और वही चीज जब आपकी छोटी छोटी हो गई, कंप्रेस हो गई, कंप्रेस हो गई, ये छोटे छोटे इसके टूट गई छोटे छोटे हिस्सों में, तो वो क्या हो जाता है, आपका क्रोमोसोम हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे क्या होना होगा, सेल डिवीजन होना होगा, तो ये जो आपका यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम बना है, यानी कि क्रोमैटिन से जस्ट जैसे ही क्रोमोसोम के रूप में टूटने लगता है, इसको बोलते हैं अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम इसको बोला जाता है। अनरेप्लिकेटेड का मतलब होता है अप्रतिरूपित, ठीक है। क्या होता है, ये आपका अप्रतिरूपित होता है हिंदी में। नाउ देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे ही यहाँ पे सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगा, ये क्या होता है, यहाँ पे बीच में आपका सेंट्रोमेर होता है, ठीक है। क्या होता है, आपका सेंट्रोमेर होता है। नाउ जैसे ही आपका सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, होना स्टार्ट होगा ना, तो ये क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन शुरू करेगा। जैसे ये जो है दो भागों में आपका टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, ये आपका दो पार्ट्स में टूटना, और इस टाइम पे ये जो आपके दो बन रहे हैं ना, ये जो दो फॉर्म हो रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। अब जैसे ही सेल डिवीजन ये हो रहा है आपका सेल डिवीजन के टाइम पे, और जैसे ही आपका सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी दो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये आपकी पहले क्या थी, सिस्टर थी। सिस्टर का मतलब यहाँ पे ये दोनों जब आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, सेल डिवाइड अभी हुए नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका ये टूट जाते हैं ना, तो अलग अलग में रेप्लिकेट, अब होता क्या है ना, आपका सेल डिवीजन जब भी होता है तो आपका एक तो क्या होता है, रेप्लिकेट होके एक आपका जो पेरेंट बॉडी है उसमें रह जाता है, और जो पेरेंट बॉडी के अलावा आपका जो डॉटर बनी है वो चली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो आपकी क्या बन गई, ये बन गई है इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम। इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम आपके ये फॉर्म हो जाते हैं सेल डिवीजन में, इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि भाई क्रोमैटिन जो है ना आपका, वो है क्या, क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम है। लेकिन आपका जैसे ही सेल डिवीजन होना होता है, तो आपका जो क्रोमोसोम है वो तभी पिक्चर में आता है, वो तभी शो होता है, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है क्रोमैटिन के फॉर्म में। अरे क्लियर बात थोड़ी बहुत हुई कि नहीं हुई, फटाफट से हाँ बोलो, क्लियर है। चलो अब ये क्या हुआ, जब भी आपका कोई क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में होता है, यानी कि वो आपका जोड़े के फॉर्म में नहीं है, यहाँ आप देख पा रहे हो ये आपका जो क्रोमोसोम है वो दो जोड़े बन गए हैं, दो सिस्टर आपकी, दो डॉटर क्रोमोसोम बने हुए हैं आपके जोड़े में। तो जो सिंगल क्रोमोसोम होता है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हैप्लॉइड बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ड इसमें बस वर्ड का खेल है, बाकी कुछ इसमें ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड लगे, ठीक है। अगर सिंगल क्रोमोसोम है तो उसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे, ठीक है। और जो पेयर के फॉर्म में आपके क्रोमोसोम होते हैं, देखो यहां पर मैं आपको लिखवा देता हूं एक बार। ये तो खैर अपना न्यूक्लियस है, देख लो। अभी हम आएंगे, ये साइटोप्लाज्म वाला सीन हो जाएगा। देखो यहाँ पे जरा, यहाँ पर देखते हैं भाई थोड़ा सा। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपका क्रोमोसोम पेयर में है, ठीक है, क्या है आपका पेयर्ड क्रोमोसोम है,
कैसा है, पेयर्ड क्रोमोसोम है। जैसे आपको पता होगा हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से आपके 44 होते हैं प्लस में आपका 2। अब बेसिकली ये जो 44 है ये 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ होते हैं। टोटल आपके जो क्रोमोसोम है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बॉडी में, और ये होता है 1 पेयर क्रोमोसोम। अब ये जो 22 पेयर हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम का मतलब क्या है, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, लिख लो इसे एक बार, ठीक है, ये एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑटोसोम का काम होता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी के क्या कैरेक्टर होने वाले हैं, ठीक है, तो इन सबको डिसाइड करना, ये करता है आपका ऑटोसोम। लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी का सेक्स डिटरमाइन होता है या फिर जो चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है वो इस एक पेयर से किया जाता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, ये होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो टोटल कितने हैं ह्यूमन बॉडी में, 46 हैं। यानी कि ये जो 23 पेयर बन रहा है ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलते हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम। यानी कि जो क्रोमोसोम आपके कैसे हैं, पेयर में प्रेजेंट हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम आपकी विदाउट पेयर यानी कि अनपेयर्ड प्रेजेंट है ना, बस उनका अगर सपोज करो मैं यहाँ पे आपसे ये बोलूं, इन 46 में से मैं आपका पेयर पेयर वाले छोड़ करके 23 अलग अलग क्रोमोसोम उठा करके ले लेता हूं, तो मैं इनको क्या बोल दूंगा, फिर मैं इनको बोलूंगा ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है, कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड। तो याद रखना क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर आपका कोई सिंगल क्रोमोसोम है तो उसको क्या बोलेंगे, कोई आपका उसके पेयर में नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं क्या, उसको बोल देते हैं अपना ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है। और अगर वो आपका पेयर में होता है तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम। क्लियर है, याद रखना अच्छे से, वर्डिंग मत भूलना है, सारी की सारी चीजें छोटी मोटी ही। चलो अब ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियस फिनिश होता है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये जीन क्या है, जीन का मतलब क्या होता है, डीएनए का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। देखो जीन क्या होता है ना, जीन होता है आपका डीएनए की यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ डीएनए, यूनिट ऑफ डीएनए को ही हम क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, हमारे अंदर जीन्स हैं, हमारे पेरेंट्स के क्या होते हैं, जीन्स, यानी कि उनका जो डीएनए है ना, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो जीन्स के फॉर्म में हमारे अंदर आई हुई है। यानी कि डीएनए के जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनको ही जीन बोला जाता है। क्लियर है, इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि पहले क्रोमैटिन के फॉर्म में पड़ा रहता है, फिर क्रोमोसोम बनते हैं, ये क्या होते हैं, ये होता है प्रोटीन प्लस का डीएनए, ठीक है, क्या होता है ये आपका प्रोटीन प्लस डीएनए। कौन सा प्रोटीन भाई, हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्लियर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है और 9th क्लास में तक ये सब दे रखा है, पता है आपको। कभी पढ़ना ये सब चीजें ढंग से, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है, रिवाइज करना होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं आपका दूसरा वाला जो टर्मिनोलॉजी थी न्यूक्लियस वाली, वो फिनिश हो गई। हमने ऑर्गेनेलीज में तीन पार्ट देखे थे बेसिकली, एक न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपको समझ में आ गया न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, कैसे होता है। इतने ही क्वेश्चंस बन रहे होते हैं आपके न्यूक्लियस से। नाउ अब हम बात करेंगे आपका साइटोप्लाज्म की, ठीक है, जिसमें कि हमें टोटल इसके कितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें है टोटल आपके 8 मॉलिक्यूल, याद है ना, जिसमें से कि 7 क्या होते हैं, 7 होते हैं आपके लिविंग, और एक होता है आपका नॉन लिविंग। कौन सा वाला नॉन लिविंग होता है, ये आपका नॉन लिविंग पार्ट होता है वैक्यूल्स वाला। याद है ना सब कुछ। चलो शुरू करते हैं। अब ये मैंने आपको एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर में आपके लिए लेके आया हूं। मैंने कहा भाई ये जो बाहर वाला है ह्यूमन सेल में, वो आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म, और ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, इतनी सी बात है। नाउ साइटोप्लाज्म को अगर हम थोड़ा सा और अंदर से देखना चाहें तो ये कैसा होता है। अब जरा यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से बात को सुनना, ठीक है। एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है आपका साइटोसोल। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ध्यान से, ये साइटोप्लाज्म है और एक होता है आपका साइटोसोल। अब बेसिकली इसकी मीनिंग जो है ना, वो दो तरीकों से डिफाइन की गई है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक बार जरा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। सबसे पहले तो इसकी बात शुरू करते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का ये जो नाम, ये जो टर्म है बेसिकली साइटोप्लाज्म, ये किसने दिया था, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टर्म की बात कर रहा हूँ। तो ये जो टर्म है ये दिया था आपका रुडोल्फ वॉन कोलीकर ने। किसने दिया था, रुडोल्फ वॉन कोलीकर ने दिया था, वॉन कोलीकर ने। और कौन से ईयर में दिया था, तो ये 1863 में इन्होंने ये टर्म दिया था। लेकिन अब बेसिकली ये जो साइटोप्लाज्म है, आपको पता है साइटोप्लाज्म जो है ये आपका लिक्विड होता है यूकैरियोटिक सेल्स का। कौन सी सेल्स का होता है, यूकैरियोटिक सेल्स का। लेकिन हमें पता है कि भाई सबसे पहले जो सेल खोजी गई वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो लिक्विड होता है
प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनके अंदर का लिक्विड कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या होता है इनके अंदर का? प्रोटोप्लाज्म होता है। अब इस प्रोटोप्लाज्म को यहाँ पर ये बेसिकली इसे जब डिस्कवर किया गया तो ये डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, या फिर ये जो नाम है प्रोटोप्लाज्म ये दिया गया था 1839 में पुरकिंजे के द्वारा। ठीक है, किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, अगर हम प्रोटोप्लाज्म अलग से आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है और उसका ऑप्शन आपको पुरकिंजे दिख रहा है तो पुरकिंजे आंसर होगा। लेकिन एक्चुअली में जो आपका एक सेकंड, यहाँ पे आपका जो बेसिकली साइटोप्लाज्म नाम है, ठीक है, ये किसने दिया था? रुडोल्फ वॉन कोलिकर ने दिया था। लेकिन कहीं कहीं आपका एग्जाम में इसमें पुरकिंजे को ही मानते हैं साइटोप्लाज्म का आंसर भी। ठीक है, किसका? साइटोप्लाज्म का, क्योंकि बात तो एक ही है भाई, लिक्विड तो लिक्विड है। वो लोग इस थ्योरी पे चले जाते हैं कि लिक्विड लिक्विड है, तो मतलब अगर आप इसको चैलेंज करना चाहें ना इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को आराम से चैलेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, अगर आपका ऑप्शंस में गिवन ही नहीं है कोलीगर का नाम, ठीक है, किसका नाम ऑप्शन में गिवन नहीं है? कोलीगर का, तो आपको पुरकिंजे के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है कि साइटोप्लाज्म का नाम किसने दिया और आपके ऑप्शन में कोलिकर है, तो आपको आंसर कोलिकर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा अच्छे से। और ईयर मैंने बता ही दिया, तो ये बातें होगी। प्रोटोप्लाज्म समझ में आया? प्रोटोप्लाज्म आपका प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में जो लिक्विड होगा उसे बोल देंगे, और हमारी जो यूकैरियोटिक सेल के बीच का लिक्विड होता है उसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर यार एक और डेफिनेशन आती है, देखो। अब ये जो साइटोप्लाज्म है आपने हमेशा सुना होगा कि ये लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है ना एक्चुअली में वो लिक्विड नहीं होता अकेला। ये होता है आपका इसमें, इसके अलावा जितने भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, जितने भी प्रोटीन प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस वाला ये वाला जो हिस्सा है ना उसको छोड़ करके, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो अलग चीज है। तो न्यूक्लियस को छोड़ करके जितना भी हिस्सा है यहाँ पे प्रोटीन है, और इवन ये जो आपका राइबोसोम पड़े हुए हैं, वेसिकल्स पड़े हैं, आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया पड़ा है, सेंट्रियोल पड़े हैं, लाइसोसोम पड़े हैं, ठीक है, इन सबको मिलाकर के ही आपका साइटोप्लाज्म बोला जाता है। बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हो क्या? और इस साइटोप्लाज्म का ये जो लिक्विड वाला पार्ट है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स पार्ट है ना, इस मैट्रिक्स पार्ट को हम बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। ये एक्चुअली में रिसेंट डेफिनेशन दी गई है साइंटिस्ट के द्वारा, मतलब जो भी आपकी रिसेंट डेफिनेशंस चल रही हैं वो ये है। एक्चुअली इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि साइटोप्लाज्म इज ओनली अबाउट द लिक्विड, बट ये जो है वो लिक्विड अकेला नहीं होता है। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है आपका ये पूरा का पूरा हिस्सा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना न्यूक्लियस को छोड़ के। तो किसी भी सेल का वो पार्ट जहां पे आप न्यूक्लियस को छोड़ दोगे वो क्या हो जाएगा? आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस साइटोप्लाज्म के अंदर बात करेंगे, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन के पास मिलता है बेसिकली मैट्रिक्स वाला ये जो पार्ट है प्योर, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? साइटोसोल बोल देते हैं। याद रखना ये चीज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी भी। क्लियर हो पा रहा है ना? अच्छा, इसको मैं आपको एक इजी एग्जांपल से बताता हूँ। लेटर से आपका ये मैंने एक आपके ग्लास में पानी और चीनी ले ली, ठीक है, और मैंने फिर एक ग्लास में आपका क्या लिया? पानी ले ली और उसमें चीनी भी डाल दी और मैंने उसमें आपका सैंड भी डाल दिया, ठीक है। क्या है इसमें? वाटर है, सैंड है और आपकी शुगर है। और इस वाले सॉल्यूशन में आपका बस वाटर है और शुगर है। तो बताओ जरा मुझे, ये वाला जो आपका मिक्सचर बनेगा इसमें शुगर इसके अंदर क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। लेकिन इसमें शुगर तो मिक्स हो जाएगी बट सैंड पड़ी रह जाएगी। तो समझ लो ये वाला जो पार्ट है ना ये है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या है? ये आपका साइटोप्लाज्म है। बट ये जो पार्ट है जिसमें पूरी शुगर मिक्स हो चुकी है इसे हम बोलते हैं साइटोसोल। बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हो क्या? तो बेसिकली जो प्योर लिक्विड वाला पार्ट, और ये मेनली आपका सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्या? तो साइटोसोल। अरे बोलो हाँ, क्लैरिफाइड है क्या बात? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ये पूरी बात हो गई आपकी साइटोप्लाज्म के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यार इसमें जो जो सेल ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो पार्ट आपका पड़ा रहता है ना उसको हम क्या बोल देते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1। अब ये हम जो सेशन होगा इसको अलग करेंगे, इसको कल वाली क्लास में करते हैं शुरू, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या पढ़ रहे होंगे? जितने भी आपके ये सेल ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई है ना, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गए, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजें हमें करनी है। और वैक्यूल्स हो गए, ठीक है, तो ये सब करेंगे 1 से लेके 8 तक। फिर ये आपका सेल यहाँ पर फिनिश होता है। तो समझ में आ रहा है सेल की चीजें कितनी ज्यादा मतलब डिफाइंड है, ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे। देखो मेहनत लगा के पढ़ते रहो। एंड आई नो आज का सेशन थोड़ा सा आपको छोटा लग रहा होगा, बट थोड़ा सा हमें
वेट अ सेकंड, हाँ थोड़ा सा छोटा हो गया है आपका सेशन, बट कोई बात नहीं, इसको कल यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश करेंगे और मेहनत करते रहिए। आप लोग देखो मैथ में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपने मैथ में पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है ना, तो इट इज़ द राइट टाइम, और यही टाइम है कि अभी पढ़ना शुरू कर दो। अगर अभी भी मैथ में पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। मैथ में धीमे धीमे भले जितना भी करो ना, बट स्टार्ट तो करो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्ट करो, क्योंकि यही टाइम है आपके पास में, अभी आराम से 2.5 से लेके 3 मंथ के आसपास टाइम है। तो मैथ आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें करा रहा हूँ सीआरएम में वो करते जाओ अच्छे से। और अभी सीआरएम में काफ़ी कुछ कराना है यार, अभी तो क्वेश्चन है, मुझे डील कराना सिखाना है। अभी तो हम मॉडल्स खत्म कर रहे हैं, ठीक है, मॉडल्स खत्म हो गए आपकी अभी। अभी तो हमें टाइप्स ऑफ सीआरएम में जाना है, उसके और क्वेश्चंस बनते हैं, लल्लू पंजू टाइप के डेफिनेशंस बनती हैं, वो कराने हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग में उतरेंगे हम। तो हर चीज़ का ना एक प्लान होता है, ये नहीं कि अभी बिल्कुल घबरा गया, अरे सर ये भी करवा दो ये भी करवा दो। दिमाग में क्या बवंडर उठाना है, धीमे धीमे चीज़ों को करो, बट धीमे धीमे करने का मतलब यह है जो करो वो सॉलिड करो। एटलीस्ट अगर आपने अभी तक, मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में जितना करा दिया है वो आना चाहिए। फिर ये नहीं कि उसमें आप ऐसे हो जाओ कि अरे ये तो याद ही नहीं आ रहा, आप क्या करें अब क्या करें, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। धीमे धीमे बढ़ रहे हो, उसमें भी याद नहीं हो रही चीज़ें, फिर क्या फ़ायदा। धीमे धीमे का मतलब है कि एक चीज़ जो कर ली वो पूरी हो गई, फिर वो बस पेपर के टाइम रिवाइज करनी है, तब हो जाएगी, ठीक है। ये होता है। तो इस तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात। अच्छे से मेहनत करते रहो, और जो भी पढ़ो वो आना चाहिए। ये नहीं कि अब कि हम स्लो भी जा रहे हैं और फिर आप कहोगे सर मुझे कुछ आता ही नहीं, अब तो मैंने पीछे का पढ़ा मैं भूल गया, है ना। वो पीछे का रिवीजन होता ही रहना चाहिए। दिन में 24 घंटे होते हैं, उनका यूज करो अच्छे से, ठीक है। चलो खैर, इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। रीजनिंग करो, रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो वो करो, मतलब दिन में पूरा पढ़ते रहो ना, करते क्या हो भाई। चलो खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।